इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं पाश्चात्य दर्शन का इतिहास और उसका विकास क्रम। पाश्चात्य दर्शन का इतिहास और उसका विकास क्रम, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले कुछ लाइनें लिखता हूं कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन का विकास किस प्रकार से हुआ, फिर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन, फिलोसॉफी, फिलोसोफिया, फिलो या फिलोस, सोफिया, ग्रीक शब्द। फिलो और फिलोस का अर्थ है प्रेम या अनुराग या स्नेह या प्यार, कुछ भी कह लीजिए यहां। और सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विद्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ है ज्ञान से प्रेम करना। और मैं सरल करता हूं, देखिए अभी ज्ञान से प्रेम करने का मतलब क्या है? दर्शन का अर्थ है किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करना, ठीक है। बहुत सरलतम करने का प्रयास करता हूं मैं, आप जानते हैं। दर्शन का अर्थ है किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। और जब हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जिज्ञासा करनी होती है, ठीक है। क्यूरियोसिटी कहते हैं, कोई इच्छा है ना, जिज्ञासा करनी होती है। और कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न पूछने होते हैं। इसलिए दार्शनिक अनिवार्यतः जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। और एक दो लाइन लिखता हूं, फिर समझाता हूं। दर्शन का विकास क्रम जब हम देखते हैं तो उसकी कुछ शाखाएं हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। एक हमें प्राचीन दर्शन दिखाई देता है, प्राचीन दर्शन, ठीक है, जो हमें ग्रीस में दिखाई देता है, जिसको ग्रीक फिलोसॉफी भी हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमें मध्ययुगीन दर्शन दिखाई देता है, मध्ययुगीन दर्शन, जो कि कैसा है? धर्मशास्त्रीय है। अभी समझेंगे इसको भी। धर्मशास्त्रीय दर्शन या ईसाई दर्शन कह देते हैं इसको, ठीक है। एक दर्शन आधुनिक दर्शन है, आधुनिक दर्शन, ठीक है। आधुनिक दर्शन कैसा है? इसमें हमें दो शब्द दिखाई पड़ते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग है, इनको भी समझेंगे। बुद्धिवाद तथा अनुभववाद। और एक हमें दिखाई देता है समकालीन दर्शन, जो 20वीं सदी में 21वीं सदी में दिखाई देता है, समकालीन दर्शन, ठीक है। अब साहब हम समझते हैं, ठीक है। मैं पहले एक बार स्लाइड वापस दिखाता हूं आप लोगों को। हमने सबसे पहले ये लिखा कि जो दर्शन है उसको फिलॉसफी कहते हैं। भारतीय चिंतन में हम कहते हैं दृश्यते अनेनिति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके माध्यम से दिखाई दे, उसे दर्शन कहते हैं, ठीक है। और वेस्ट में चूंकि उसको फिलोसॉफी कहा गया और वो ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से मिलकर बना, दो शब्द थे फिलो और सोफिया। फिलो का अर्थ है प्रेम करना, स्नेह करना, प्यार करना, अनुराग रखना, और जो सोफिया है उसका अर्थ है ज्ञान, विद्या, विजडम, नॉलेज। तो जो ज्ञान से प्रेम है, जो कुछ जानने की इच्छा है, वो दर्शन कहलाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो लोग भी कुछ जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, ठीक है, कुछ उनके मन मस्तिष्क में चलता रहता है कि हाँ मैं कुछ जानना चाहता हूं। मन मस्तिष्क में चलने का मतलब ये नहीं कि हम अशांत रहना ना, अशांत व्यक्ति दार्शनिक नहीं होता है।
दर्शन के लिए तो शांति चाहिए, मन की शांति, क्योंकि शांत जो होगा वही प्रश्नों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएगा, और जो शांत होगा मन से वही प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर भी खोज पाएगा। मेरी बात समझिए, जब हम अशांत रहते हैं, हमारा मन, क्योंकि हम भावनात्मक प्राणी भी हैं, संवेदनशील जीव भी हैं, तो हम कई बार कुछ अशांत मन रहता है, तो उस समय ना तो हमारे मन में ढंग के प्रश्न आते हैं और ना ही ढंग के उत्तर मिलते हैं। तो इसलिए दार्शनिक होने के लिए मन की शांति होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पेपर को पढ़ने के लिए हमें एकाग्र चित्त होना और अपने शांत मन को रखना, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। इस बात को पहली शर्त समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि मन शांत होगा तो हम ये जान पाएंगे कि साहब ये डेवलपमेंट पूरा कैसे हो, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग पेपर है, हम जानते हैं इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन इसका जो कलेवर है, इसका जो आयाम है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां, बहुत सारी घटनाक्रम है, बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने दी हैं प्लेटो से लेकर मार्क्स तक। तो उन सबको हम पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम शांत चित्त रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, तो हम जो चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसे ढंग से हम समझ पाएंगे और लंबे समय तक वो हमें याद रहेगा, ठीक है? तो पहली शर्त है इस चीज की, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो साहब, दर्शन क्या हुआ कि जो किसी चीज को जानना चाहता है, और जानने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? जिज्ञासा करनी पड़ेगी, अचरज करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए जो ग्रीक पॉलिटिकल जो थॉट है, जहां अरस्तु की हम लोग बात करते हैं प्लेटो के बाद, तो अरस्तु की एक रचना है मेटाफिजिक्स। अरस्तु की केवल पॉलिटिक्स की रचना नहीं है, बहुत सारी किताबें लिखी है अरस्तु ने। तो भाई जिसने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया हो, तो उसने किताबें तो बहुत सारी लिखी होंगी। तो मेटाफिजिक्स में वो लिखते हैं कि मनुष्य कुछ जानने की इच्छा ही क्यों करते हैं, ठीक है? प्रत्येक मनुष्य कुछ जानने की इच्छा ही क्यों करते हैं, ये वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? खैर, मैं उस पर भी आऊंगा अभी। तो जो दर्शन या जो दार्शनिक है वो क्या होता है? ज्ञान से प्रेम करता है, वो कुछ जानना चाहता है। अब वो क्या जानना चाहता है, यही हमें यहाँ पर पता करना है। तो प्लेटो में तो हम जानते हैं वो दार्शनिक शासक को जानना चाहता था, वो संपत्ति और परिवार के साम्यवाद को जानना चाहता था, वो शिक्षा योजना को जानना चाहता था, वो आदर्श राज्य को जानना चाहता था, वो रिपब्लिक की रचना करना चाहता था, वो द लॉज की रचना करना चाहता था। अरस्तु में हम जानते हैं कि अरस्तु नागरिकता के बारे में जानना चाहता था, दास प्रथा के बारे में जानना चाहता था, क्रांतियों के बारे में जानना चाहता था, संविधान के वर्गीकरण के बारे में जानना चाहता था, ठीक है? संपत्ति के बारे में जानना चाहता था। हॉब्स, लॉक, रूसो में देखते हैं सामान्य इच्छा के बारे में जानना चाहता था। जेएस मिल में हम देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में जानना चाहता था। बेंथम के बारे में हम देखते हैं कि साहब वो लोकतंत्र के बारे में जानना चाहता था। तो सारे दार्शनिक जो हैं, या कार्ल मार्क्स जो इतिहास के विकास क्रम में आर्थिक तत्वों की, आर्थिक कारकों की भूमिका के बारे में जानना चाहता था। तो एक बात तो तय है कि दार्शनिक कुछ ना कुछ जानना चाहता है। जब वो राजनीतिक प्रश्नों को जानना चाहता है तो हम उसे राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक विचारक कह देते हैं। इसलिए प्लेटो से हमारा सिलेबस शुरू होता है। लेकिन प्रश्न तो वहीं घूम फिर कर आ गया कि क्या सबसे पहले दर्शन की बात प्लेटो नहीं करी, या प्लेटो से पहले और भी कोई दार्शनिक है? तो आज उसी चीज की तो हम बात करें। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले एक हमने यहाँ डायग्राम हमने बनाया, जिसमें हमने दर्शन का विकास क्रम ये बनाया कि साहब इसको 4 भागों में हम बांट लेते हैं। वैसे 3 भागों में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार 4 भागों में बांटा कि प्राचीन दर्शन जिसमें ग्रीक दर्शन है, रोमन दर्शन को भी ले लेते हैं, फिर मध्ययुगीन दर्शन है जिसमें धर्मशास्त्री ईसाइयत का दर्शन है, तो ये ईसा से 6 सदी 7 सदी पहले का दर्शन है। ये 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का दर्शन है, 1000 साल तक का दर्शन है, जिसमें हम संत ऑगस्टाइन की बात करते हैं, संत थॉमस एक्विनास की बात करते हैं, मार्सिलिया पैडुआ का हम जिक्र करते हैं, इसमें विलियम ओकम का जिक्र करते हैं, पोप ग्रेगरी सप्तम की बात करते हैं। फिर आधुनिक दर्शन जिसमें बुद्धिवाद, अनुभववाद। बुद्धिवाद जो है वो विशुद्ध रूप से फिलोसॉफी के जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ते हैं, जिसमें देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज की बात आती है। तो वो तो हमारे वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर के सिलेबस में नहीं है। लेकिन अनुभववाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें लॉक, बर्कले और ह्यूम 3 नाम आते हैं, जिसमें लॉक हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। फिर इन दोनों शाखाओं में जो समन्वय करते हैं, जो इनको मिला देते हैं बुद्धिवाद, अनुभववाद को, वो भी हमारे काम के हैं। वो इमैनुअल कांट हैं। कांट का नाम हम सबने सुना है, ठीक है? और खासकर जॉन रॉल्स यदि ढंग से हम पढ़ेंगे तो उसमें कांट की बात हमें करनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि रॉल्स मूलतः है कांटवादी। ये लाइन पेपर में ऐसे कैसे आ जाती है कई बार, रॉल्स मूलतः कांटवादी हैं, ठीक है? खैर, और फिर हीगल का भी हम जिक्र यहाँ पर करते हैं, क्योंकि कांट जिस प्रश्नों को नहीं सुलझा पाता फिर हीगल उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। हीगल तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के चिंतन को समझने के लिए हीगल के दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। हीगल का अपना एक अलग दर्शन भी है, ठीक है? और फिर समकालीन दर्शन, तो समकालीन दर्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा यहाँ काम का नहीं है, हालांकि जॉन रॉल्स का चिंतन पढ़ते समय हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? खैर, तो मेरा ये समझाने का तात्पर्य कि चूंकि आज ये फर्स्ट क्लास है इस वेस्टर्न थिंकर की, हम ये जाने कि ये जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है, ये जो ग्रीक दर्शन प्रारंभ हुआ, प्लेटो से भी पहले इसका क्या विकास क्रम रहा। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ लाइनें लिखते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन है ना, दर्शन जिसको प्लेटो तथा अरस्तु में व्यापक रूप से देखा जाता है, इस दर्शन का इतिहास या इसकी जड़ें या इसकी पृष्ठभूमि कुछ भी कह लीजिए, इस दर्शन का इतिहास ईसा से
छठी या सातवीं सदी पूर्व दिखाई देता है। ठीक है, पूर्व दिखाई देता है। पहले लिखता हूं मैं, फिर समझाता हूं। इस विकास क्रम में प्लेटो से पहले कुछ दार्शनिकों के नाम दिखाई देते हैं। दार्शनिकों के नाम दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें थेल्स हैं, इसमें अनेक्सिमेंडर हैं, इसमें अनेक्सिमेनीज हैं, इसमें पाइथागोरस हैं, इसमें हेरेक्लाइटस हैं, इसमें पार्मेनाइडस हैं, और फिर इनमें सोफिस्ट तथा सुकरात है। ठीक है, समझेंगे अभी। देखिए जरा इन नामों को, कितने महत्वपूर्ण नाम हैं, पेपर में अगर आ जाएं तो फिर अगर याद नहीं किया तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, बाकी तो फिर प्लेटो से क्वेश्चन हम लेंगे बहुत सारे। तो ईसा से 6 सदी पूर्व या 7 सदी पूर्व दर्शन की शुरुआत होती है, और एक बहुत बड़े दार्शनिक का नाम उसमें आता है, थेल्स का। और ये नक्षत्र विज्ञानी, नक्षत्र ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन करते थे और दर्शन की बात करते थे, और इन्होंने इस बारे में विचार करना प्रारंभ किया। मैं बहुत थोड़े से फटाफट से इनको लूंगा, चिंता मत कीजिए। तो थेल्स ये बताते हैं कि संसार का जो मूल तत्व है वो क्या है। वो कहते हैं संसार का मूल तत्व जो है वो जल है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, यूनान की जो भौगोलिक स्थिति जब हम देखते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय शांति में जब हम बात करेंगे, मैप दिखाऊंगा मैं उसमें आपको। आजकल तो डिजिटल बोर्ड है तो आराम से मैप भी बहुत इजीली हमको मिल जाते हैं सारे मैप। तो यूनान की जो भौगोलिक स्थिति थी, क्योंकि यूनान के आयोनिया जो सबसे बड़ा प्रदेश होता था, वहाँ माइलेटस एक सबसे बड़ा शहर था, उसके निवासी थे लोग, और उसमें इसलिए उसको आयोनियन संप्रदाय या माइलेशियन संप्रदाय भी कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो यूनान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि समुद्र के निकट वो रहते थे, समुद्र के निवासी थे, और उन्होंने माना कि जो संसार का मूल तत्व है वो जल तत्व है। ठीक है, पानी ही संसार का मूल तत्व है और पानी के ऊपर ही धरती तैर रही है। ठीक है, ये उन्होंने एक विचार अपना थेल्स के द्वारा प्रस्तुत किया। ठीक है, बाद में उनके शिष्य आए अनेक्सिमेंडर, और उनके समकालीन भी थे और अनेक्सिमेंडर, और उन्होंने जो है, हम जानते हैं ज्योग्राफी में अनेक्सिमेंडर का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का मानचित्र भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा संसार की जो मूल विषय वस्तु है वो एक असीम जगत है जिसमें सारे पदार्थ उसी में से निकलते हैं। अगर हम भारतीय दर्शन में बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। हमारा जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है, शंकराचार्य का दर्शन, उसमें कहा जाता है एकम सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य। और ब्रह्म का मतलब यहाँ पर ज्ञान से है ना, ज्ञान से, परम सत्ता से है। तो एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, जगत प्रपंच है, जगत झूठा है, जो दिखता है वास्तव में वो कुछ भी नहीं है, एकमात्र सत्य ईश्वर है, सत्य है, ब्रह्म है, ज्ञान है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दर्शन हमें यहाँ से दिखता है, अनेक्सिमेंडर के दर्शन। फिर अनेक्सिमेनीज आते हैं, ये उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि संसार की मूल विषय वस्तु जो है वो जो है जल तत्व नहीं है, असीम तत्व नहीं है, बल्कि वायु के आधार पर वो संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार ये विचारों की परंपरा चलती है। कोई संसार का जो मूल तत्व है जल को बता रहे हैं, कोई वायु को बता रहे हैं, कोई अग्नि को बता रहे हैं। तो हम अगर देखें तो भारतीय दर्शन में पंच महाभूत की संकल्पना सुनाई देती है। आप सब जानते होंगे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और सबके अपने अपने गुण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वेस्टर्न ये थॉट शुरू होता है। तो यहां तक तो विशुद्ध रूप से एक दार्शनिक बात आ गई, जिसका मैंने जल्दी से जिक्र कर दिया। अब हमारे लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक है, वो कौन दार्शनिक है? वो है पाइथागोरस। जब हम प्लेटो का चिंतन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है। प्लेटो का चिंतन पढ़ते हैं तो प्लेटो का चिंतन में हम क्या करते हैं, एक लाइन प्लेटो की अकादमी, जो प्लेटो का शिक्षण संस्था प्लेटो ने स्टैब्लिश की थी, जिसे पश्चिमी जगत का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है, जिसका नाम था अकादमी, एकेडमी उसको बोलते थे। और अकादमी के प्रवेश द्वार पर, उसके एंट्री गेट पे क्या लिखा था? ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहां प्रवेश ना करे। जिसे ज्यामिति का, ज्यामिति ज्योमेट्री उसको बोलते हैं, जिसे ज्यामिति, रेखा गणित, आकारिकी का, आकार विज्ञान का जिसे ज्ञान नहीं हो, वो यहां प्रवेश ना करे। अब क्वेश्चन मान लीजिए ये ना आकर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्लेटो पर ज्यामिति का जो अध्ययन करने की जो धुन सवार थी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेटो जहां भी राजाओं को दार्शनिक शासक बनाने के लिए गए,
तो वहाँ ज्यामिति का अध्ययन कराते थे, रेखागणित का अध्ययन कराते थे, और मिट्टी पर बड़े बड़े त्रिभुज व्रत बनाते थे, पूरी धूल उठती थी, ठीक है। और बाद में जो है लोगों को पसंद नहीं आया वो चीज़, क्योंकि उनकी शिक्षा योजना का एक ये कमी थी। हम बाद में बात करेंगे प्लेटो के चिंतन में शिक्षा योजना की अच्छाई भी बताएंगे और शिक्षा योजना की कमियां बताएंगे। तो वो जो ज्यामिति का ज्ञान था, वो जो आकारिकी का, रेखागणित का ज्ञान था साहब, ये प्लेटो को कहीं से मिला होगा, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो गुरु तो कोई है ना, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ से आएगा साहब। तो गुरु पाइथागोरस है इस बारे में, क्योंकि पाइथागोरस ने कहा कि संसार का मूल तत्व क्या है, संख्या है। संसार का मूल तत्व क्या है, आकार है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, संख्या आकार, इस शब्द को याद रखिएगा, मैं भी फिर से इसका जिक्र करूंगा। संसार का मूल तत्व आकार है ना। कोई हम कहते हैं जैसे कोई चित्र है, संसार का जो मूल तत्व है वो संख्या है और आकार है। तो आकारिकी का जो ज्ञान है वो यहाँ से पाइथागोरस से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। पाइथागोरस को हम ध्यान रखेंगे। फिर हेराक्लाइटस का विचार आता है। हेराक्लाइटस से कहते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु जो है वो स्थायी नहीं है। संसार में हर वस्तु प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। वो कहते हैं कि एक ही नदी में व्यक्ति 2 बार पैर नहीं रख सकता है। जिस धारा में आपने पैर रखा, अब दोबारा उस धारा में पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो धारा तो आकर निकल गई। अब जो धारा आएगी वो दूसरी धारा होगी। ये तो स्वाभाविक बात है, ठीक है। जिस क्षण हमने जो श्वास ले ली, अगले क्षण उस श्वास को थोड़ी लेते हैं, दूसरी श्वास आती है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जिस क्षण हमने श्वास ली, जो श्वास आई और जो श्वास हमने छोड़ी, अगले क्षण जो श्वास वापस हम लेंगे दूसरी श्वास होती है, वही थोड़ी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब संसार में प्रत्येक वस्तु क्या है, परिवर्तनशील है। संसार में कुछ भी शाश्वत और नित्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है जगत में। ये हेराक्लाइटस मानते हैं, इसको संभूति का थॉट देते हैं। आप लिख सकते हैं, लिखिए इन चीजों को, है ना। मैं एक बार फटाफट समझा रहा हूं ताकि फिर प्लेटो के थॉट पर आएंगे हम लोग। तो हेराक्लाइटस ने कहा कि साथ संसार में जो है सब कुछ परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है, जबकि तो संभूति का थॉट इसको कहा गया। और जो पार्मेनाइडिस है, उन्होंने कहा संसार में सब कुछ स्थिर है, सब कुछ जो है स्थायी है, और इसे उन्होंने सत का विचार कहा। तो ये संभूति हो गया और ये सत का विचार है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब सोफिस्ट और सुकरात के चिंतन की हम तुलना करते हैं, तब ये स्थिर और अस्थिर की बात वहां पर हमको दिखाई पड़ती, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब साहब, ये सारा का सारा जब कार्यक्रम चल रहा था, ईसा की लगभग 5वीं सदी तक ये दौर आ गया। ये ईसा से 6 और 7 सदी पूर्व, 6 और 7 सदी पूर्व आप समझ सकते हैं, मतलब 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, और ये ईसा से 5 सदी पूर्व, ठीक है। जबकि हम प्लेटो को पढ़ते हैं ईसा से 4 सदी पूर्व, सुकरात को ईसा से 4 सदी पूर्व पढ़ते हैं, और जो अरस्तु है उनको ईसा से 4 और 3 सदी पूर्व हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है कि एक घटनाक्रम का बहुत जिक्र आता है ईसा से 5वीं सदी पूर्व में। पर्शिया जो साम्राज्य था, ईरान का जो साम्राज्य था, और यूनान का जो साम्राज्य था, इनके मध्य युद्ध की एक बात आती है। मैराथन का उसको युद्ध कहते हैं। और उस युद्ध में यूनान जो था उसको विजय मिली, और यूनान की जो विजय पताका थी वो पूरे इस एशिया क्षेत्र में फैल गई। और एशिया क्षेत्र में जब फैली तो उस विजय पताका के कारण बहुत दूर दूर से भी वहाँ विद्वान, बहुत दूर दूर से जो व्यापारी व्यवसायी आने लगे। भाई स्वाभाविक बात है, जो देश जीतता है, जो देश जीवित रहता है, जिस देश की विजय पताका फैलती हो, तो वहाँ हर कोई आना चाहेगा, ठीक है। तो साहब दूसरे बहुत सारे लोग वहाँ आने लगे, और ये माना जाता है कि ऐसे ही बाहर से आने वाले व्यक्तियों में, यूनान में जो बाहरी कुछ लोग आए आसपास के प्रदेशों से, दूसरे शहरों से, दूसरे क्षेत्रों से, वो लोग सोफिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। सोफिस्ट को भी ज्ञान के प्रेमी के रूप में जाना जाता है। लेकिन सोफिस्ट जो थे वो यूनान में क्या था, उस समय छोटे छोटे बहुत सारे नगर राज्य हुआ करते थे जिनको पॉलिस कहते थे। और उन नगर राज्यों में क्या होता था कि नागरिक जो है शासन में सहभागिता रखते थे, विचार विमर्श होता था, और वहां अपने तर्क वितर्क पेश करते थे। तर्क वितर्क के लिए क्या चाहिए, बोलने की कला आनी चाहिए। भाषणबाजी इसको बोलते हैं, भाषणबाजी आनी चाहिए, बोलने की कला आनी चाहिए, और बोलने में तर्क चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी ज्ञानी है, ठीक है। तो ये भी ज्ञानी, वो भी ज्ञानी। जब ज्ञानी लोग आपस में बात करेंगे तो उसमें साहब बोलने की कला के साथ साथ कुछ तर्क वितर्क भी होने चाहिए, ठोस उसमें आधार होने चाहिए, ऐसी हवाबाजी नहीं होनी चाहिए उसमें साहब, ठीक है। तो सोफिस्ट लोग जो थे वो क्या करते थे कि यूनान के जो निवासी थे, उन यूनान के निवासियों को, उन नवयुवकों को यूनान के जो है बोलने की कला सिखाते थे, ठीक है। इस बोलने की कला को वक्तृत्व कला शास्त्र कहते हैं, रिटोरिक इसको बोलते हैं। अरस्तु की जब एक रचना हम पढ़ते हैं वो रिटोरिक है। तो अरस्तु की 2 किताबों का मैंने जिक्र किया, 3 का कर लिया, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स और रिटोरिक। तो रिटोरिक होता है वक्तृत्व कला शास्त्र, है ना, बोलने की कला। तो पैसे लेकर ये उनको सिखाया करते थे। हालांकि बाद में बहुत सारे विद्वान ने आलोचना भी की है, और ये कहा गया कि ये पैसे लेकर सिखाने का इनको इतना लालच हो गया सोफिस्ट लोगों को कि ये उल्टा सीधा सब कुछ सिखाने लग गए, ठीक है। ये दर्शन से विमुख करके और केवल राजनीति की बात, और राजनीति से भी अलग जाकर जो है केवल छल कपट चालाकी धूर्तता बेईमानी धोखेबाजी, ये वो वहां सिखाने लगे, ठीक है, सोफिस्ट लोग। इसलिए अच्छा एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, जब सोफिस्टों की हम बात करते हैं तो यहाँ एक विद्वान हमको और मिलते हैं सोफिस्टों में, और वो विद्वान है प्रोटागोरस, ठीक है। सोफिस्टों में एक विद्वान हमको मिलते हैं प्रोटागोरस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है। जब प्लेटो का चिंतन हम पढ़ेंगे तो प्रोटागोरस का नाम आएगा, क्योंकि प्रोटागोरस का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, एक बहुत महत्वपूर्ण उनका वाक्य है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है।
क्योंकि सोफिस्ट लोग क्या थे, मानववादी थे, व्यक्तिवादी थे, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की विवेक, व्यक्ति का विकास, इसमें बहुत वो आस्था रखते थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इन चीजों को प्लीज आप लिख लीजिए साथ साथ जो बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक जैसे जैसे चीजें याद आती आ रही मैं बताते आ रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि जनरली क्या होगा, देखिए सामान्यतः क्या होता है, जब प्लेटो का थॉट पढ़ते हैं डायरेक्ट प्लेटो से शुरू करते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे आने लगे, इसलिए मैं प्लेटो से पहले भी एक क्लास जो मैं समाहित कर रहा हूँ, पहली क्लास इसमें, उसमें प्लेटो से पहले का दार्शनिक चिंतन में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सोफिस्ट में प्रोटागोरस और प्रोटागोरस जो हैं, हिपियास हैं, जॉर्जियस हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो सोफिस्ट लोग हैं। कई बार कहा जाता है सुकरात भी सोफिस्ट था, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सुकरात को सोफिस्ट क्यों नहीं माना जाए, क्योंकि सुकरात सोफिस्ट नहीं है, उसके कारण है, कुछ वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सोफिस्ट जो लोग थे वो वक्तृत्व कला शास्त्र की बहुत शिक्षा देते थे, बोलना सिखाते थे। तो ये कहा जाता था कि इनको अगर पैसे मिल जाएं तो ये राह पर चलते हुए कोई जो जंगली जानवर है उसको भी शिक्षा दे सकते हैं, अगर उसको सिखाने का भी इनको पैसा मिल जाए। तो इन्हें अर्ध पत्रकार, अर्ध प्रोफेसर, ये ऐसा कई कई उपाधियां इनको दे दी जाती हैं कि भाई ये पूरे पत्रकार भी नहीं थे क्योंकि प्रचार करते थे, तो लेकिन पूरी निष्पक्षता के साथ नहीं करते थे। ये प्रोफेसर भी पूरे नहीं थे क्योंकि शिक्षा भी पूरी नहीं देते थे, तो अर्ध प्रोफेसर, अर्ध पत्रकार इनको कह दिया जाता है, कई बार आलोचना में कह देते हैं। लेकिन हालांकि इन्होंने ज्ञान के विकास में, यूनान के ज्ञान के विकास में इनका बड़ा योगदान है। सोफिस्ट लोगों का चिंतन, क्योंकि आधुनिक समय में भी जब चिंतन चलता है वहां भी सोफिस्टों के चिंतन की बात की जाती है। तो जो प्रोटागोरस है, इनका नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे इतने विचारकों में हमने देखा कि विचार तो इस प्रकार से है, लेकिन पाइथागोरस का चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि प्लेटो के चिंतन पर प्रभाव डालेगा। आकारिकी का चिंतन, संख्याओं का चिंतन, ज्यामिति का चिंतन, रेखा गणित का जिसे चिंतन बोल रहे हैं। और सोफिस्ट का जो चिंतन है, जो व्यक्तिवादी है, मानवतावादी है, और जो कहते हैं कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, यानी जितना भी संसार में विकास क्रम हुआ है वो सब मनुष्यों के माध्यम से हुआ है। अब साहब इन सारी धारणाओं में अब वो व्यक्ति निकल कर आए जहां जिनका थॉट संपूर्ण यूनानी राजनीतिक दर्शन के थॉट को निर्मित करने में, जिनके विचारों का और जिनके जीवन के घटनाक्रमों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, और वो विचारक हैं हमारे पास सुकरात, ठीक है। तो अब हम जो अगली क्लास लेंगे, ठीक है, मैंने कहा था कि एक छोटी सी क्लास हम प्लेटो से पहले के इन विचारों को फटाफट से लेंगे। अब जो हम बात करेंगे, हम प्लेटो के चिंतन को पढ़ने से पहले सुकरात के चिंतन का जो प्रभाव है, या प्लेटो का चिंतन हम शुरू करेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि सुकरात का जो चिंतन है वो प्लेटो के चिंतन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। क्योंकि प्लेटो ने जो अपनी रचनाएं लिखी, सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी। सुकरात बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे तर्क वितर्क करते थे, और सुकरात की जो अध्ययन पद्धति है, उनकी जो तर्क वितर्क की शैली है, द्वंद्व की शैली, डायलॉग की जो शैली है, जो प्लेटो में विकसित हुई, कालांतर में हीगल, मार्क्स तक जाती है। हालांकि उसका रूप वहां बदल जाएगा, वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में वो अलग शैली हो जाएगी, लेकिन उस शैली का प्रथम प्रतिपादक जो है हम सुकरात को मानते हैं। और सुकरात के चिंतन ने ऐसे कुछ बीजों को प्रस्तुत किया, ऐसे कुछ विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने प्लेटो के जीवन, प्लेटो के दर्शन, प्लेटो के समूचे चिंतन पर इतनी अमिट छाप छोड़ी कि हम प्लेटो को राजनीतिक दर्शन के जनक के रूप में जानने लगेंगे। तो उसके लिए हमें उन तत्वों को जानना होगा जो तत्व प्लेटो के चिंतन का निर्माण करते हैं, और वो सुकरात के चिंतन से लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो हमारी अब क्लास होगी, क्लास नंबर 2, उसमें हम प्लेटो के जीवन चरित्र की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम सुकरात के चिंतन से उसमें शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं आप लोगों से क्लास 2 में। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, नौकरी प्राप्त कीजिए। मिलता हूं आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद।